नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIU में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th NCERT का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ये न सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, बल्कि 10th क्लास के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए और आगे जो IIT के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बेस फॉर्म है, यानी बेस का काम करता है। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। संख्या पद्धति, जैसा कि इसके नाम से विदित है हमें कि नंबर सिस्टम, तो नंबर यानी कि संख्या और सिस्टम यानी कि पद्धति। पद्धति यानी कि कोई भी व्यवस्था होती है उसे हम सिस्टम या पद्धति कहते हैं। उस पद्धति के अनुसार भी आगे जो भी कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो एक सिस्टम के तहत होते हैं। यदि सिस्टम में थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ होता। तो इसी तरह से हमारे जो नंबर्स हैं उनको भी वर्गीकृत किया गया है एक सिस्टेमेटिकली तरीके से। उनके आधार पे ही मैथ में अध्ययन किया जाता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें जानना होगा कि नंबर क्या होता है और नंबर के साथ में जो डिजिट यानी अंक, नंबर यानी संख्या, डिजिट माने अंक, तो इसको ध्यान देना होगा हमें। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमें अंक या डिजिट, ये नंबर यानी संख्या, तो नंबर को हिंदी में बोलेंगे हम संख्या। संख्या यानी कि 1, 2, 5, 20, 62 या 125, तो ये सभी ये नंबर हुए। अब इसमें नंबर में ध्यान देना है कि डिजिट यानी डिजिट क्या होता है। डिजिट यानी ये अंक। तो जैसे 1 है तो इसमें इसको कहेंगे यानी कि 1 नंबर है और 1 डिजिट है। इसी प्रकार से 5 को हम 5 यानी 1 नंबर और 1 डिजिट। इसी प्रकार से 2 और 0 यानी ये 1 नंबर है, इसको हम 1 नंबर कहेंगे, लेकिन डिजिट इसमें कितनी होंगी, 2 डिजिट। इसी प्रकार से 62 है, ये 1 नंबर है, तो इसमें नंबर कितना होगा, 1 नंबर, और इसमें डिजिट होंगी 2 डिजिट। और 125 यानी ये 1 नंबर है, यानी इसको हम 1 नंबर कहेंगे, 1 नंबर, और इसमें डिजिट होंगी यानी 1, 2, 3 यानी कि 3 डिजिट। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, यदि यहाँ 25.62 लिखा हो तो ये 1 नंबर है, इसको एक संख्या बोलेंगे यानी कि नंबर कहेंगे, तो नंबर यानी कि 1 नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने होंगे, 2। ये जो डेसिमल के बाद में जो भी अंक होता है वो इसी से थोड़ा अधिक होगा, यानी एक अंक एक संख्या के ये बीच में माना जाता है, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो 25.62, तो इसे हम डिजिट में नहीं जोड़ते, तो इसमें डिजिट्स हुए 2 और नंबर हुआ 1। तो ये पहली चीज़ हमें ध्यान देना है। जब नंबर सिस्टम में हम कदम रखेंगे तो हमें नंबर और डिजिट के बारे में ये जानकारी रखना है। तो नंबर सिस्टम को हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि पहला भाग होगा इसमें रियल नंबर और दूसरा भाग होगा इसमें इमेजिनरी नंबर और तीसरा होगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इसे नंबर सिस्टम को हम जानते हैं, हिंदी में इसको हम संख्या पद्धति कहते हैं, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ संख्या पद्धति। और रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इसको कहेंगे इमेजिनरी यानी इमेजिन, काल्पनिक नंबर, अवास्तविक। और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि वास्तविक और अवास्तविक, या इसको कहेंगे मिश्रित संख्या। तो इनमें हम जो हमारे 9th की सिलेबस में है वो रियल नंबर, यानी हमें इसको ध्यान देना है। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों हमारे सिलेबस से 9th से अलग हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके नॉलेज के लिए हम इसको भी संक्षेप में बताते हैं, फिर विस्तार पूर्वक हम रियल नंबर पे चलेंगे। तो इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, यानी उनको आयोटा भी बोलते हैं, जिसे हम आई से इंगित करते हैं। जैसे अंडर रूट में -1 होगा या अंडर रूट में -7 हो, इस तरह से हमें ये इमेजिनरी नंबर मिलेंगे। इन सभी को हम यानी कि आई के रूप में इंगित करते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको। और जैसे अंडर रूट 7 है तो इन सबको हम -1 यानी आई इक्वल टू -1 के रूप में लिखा जाता है आयोटा को। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। अब जैसे हम अंडर रूट 7 को लिखना चाहें इस फॉर्म में, तो अंडर रूट -7 होंगे। अब यहाँ यदि हम इनको अंडर रूट में 7 इंटू -1 कर देंगे तो भी ये माइनस के 7 होंगे अंदर। तो हम यहाँ अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं इनको। तो इनको हम लिख देंगे अंडर रूट 7 आई, यानी कि अंडर रूट 7 आयोटा। तो इस तरह से ये इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। अब है मिश्रित। मिश्रित यानी जिसमें कि रियल नंबर और काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर दोनों का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित नंबर, जो कि a+b आयोटा फॉर्म में होती हैं। जैसे यहाँ हम लिखें 2 + 7 और ये -1, यानी कि 2 + 7 आई, इस तरह से लिखी जाएंगी ये संख्याएं। तो इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्या। अब हम चलेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं पर। तो इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होगा इसमें रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरा जो नंबर होगा वो होगा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ये हमें ध्यान देना है। तो परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं हो 0 के। क्योंकि यदि यहाँ 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 0 का किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो वो संख्या अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव मिलती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। P और Q पूर्णांक हों। पूर्णांक यानी कि इंटीजर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इंटीजर हों, ये इसमें कंडीशन होती है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात होती है, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो,
और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और जहाँ p और q इंटीजर होना चाहिए, और जो भी परमेय संख्या हैं इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। तो ये हमें क्लास 9th में इसी से रिलेटिव स्टडी करनी है, और जो भी प्रश्नावली एक्सरसाइज दी गई हैं इसी से संबंधित दी गई हैं। लेकिन इसके साथ में हमें जिस तरह से हमने इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को जाना, उसी तरह हमें इरेशनल नंबर को भी जानना आवश्यक है। इरेशनल नंबर को हम इनको भी तीन पदों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे पाई, ये अपरमेय होता है, और e⁴n, जितने भी एक्सपोनेंशियल होंगे वो हमारी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी e⁴1 2 x जो भी हो। और तीसरी चीज होगी जैसे √3, √7, √19, जैसे 59, इस तरह से। यानी कि जो भी अभाज्य संख्याएं मिले हमें और वो अंडर रूट में हों, तो ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरमेय संख्याओं में इन तीन को हमें विशेष ध्यान रखना है कि पाई, यानी पाई का मान जो होता है वो इन्फिनिट तक होता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमने पाई के मान को 22/7 भी माना है, लेकिन 22/7 पाई का रियल मान नहीं होता। फिर दशमलव के रूप में 3.14 इस तरह से डॉट माना है, तो ये पाई का रियल नंबर नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो पाई यानी कि जो अपरमेय में आएगी, इरेशनल नंबर में आएगी, और एक्सपोनेंशियल वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भी अपरमेय में जाएंगी, और केवल अपवाद स्वरूप ई एक्सपोनेंट 0 करेंगे तो उसे अलग रखते हैं। √3, √7, √19, इसी तरह से सो ऑन, ये ऐसी संख्याएं ये अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब पाई का जो 22/7 होगा तो वो पाई का रियल मान नहीं होता, लेकिन 22/7 हम लिखेंगे तो वो हमारी परमेय संख्या होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, तो इसे नोट करिए। तो अब हम यहां लेंगे रियल नंबर्स को, इसको हम R से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को हम, जो परमेय संख्या है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो इरेशनल नंबर हमने जो बताया उसे फिलहाल हम इससे अलग रखते हैं। हमें रेशनल नंबर को ध्यान देना है, अभी इसको समझना है। इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी इसकी होगी इंटीजर, इसे कहते हैं हम पूर्णांक, और इससे हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, उसे बोलते हैं डेसिमल, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन। तो डेसिमल यानी कि दशमलव, और फ्रैक्शन यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसे भिन्न। इंटीजर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर, और जीरो इंटीजर, और पॉजिटिव। जब हम इन दोनों को लेके चलेंगे तो इसे बोल देंगे नॉन नेगेटिव, और जब हम इन दोनों को लेके चलेंगे तो इसे बोलेंगे नॉन पॉजिटिव। तो 0
यानी कि शून्य, पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इधर नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। तो इंटीजर में हमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव यानी ये तीनों प्रकार की हमें चीज़ें मिलेंगी, तीनों प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। तो इनको हम पूर्णांक या इंटीजर बोलते हैं। फ्रैक्शन में जैसे हम 1/3 लिखेंगे, यानी 1 नॉमिनेटर और 3 डिनोमिनेटर। इस रूप में जो व्यक्त हों उन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में कहते हैं। अब यदि हम इसको डिवाइड करें 3 से 1 को, तो यहाँ देखिए 3 को 1 में यदि हम भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, शून्य रखेंगे, फिर यहाँ हम शून्य रखेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 0 रखेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा। इस तरह से ये 3 3 3 3 रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक। या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी जो रिपीट नंबर होते हैं उनके ऊपर हम बार चिन्ह इस तरह से लगा देते हैं, तो इसका मतलब होगा 3 3 3 3 रिपीट में। तो ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। इनमें भी 2 कैटेगरी बनेगी, एक होंगे टर्मिनेटिंग और दूसरा बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हम इनको बोलेंगे शांत। इसको डेसिमल या फ्रैक्शन जो भी बोल दो, डेसिमल बोलो या फ्रैक्शन बोलो। तो शांत दशमलव या शांत भिन्न, और इसको कहेंगे अशांत दशमलव। तो शांत यानी कि ऐसी संख्या जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाए, शांत हो जाए और उसमें शेषफल शून्य हो जाए। तो हम ऐसी संख्या को, ऐसे दशमलव निरूपण को शांत दशमलव बोलते हैं। और अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी परमेय संख्याएं जिनमें हम भाग दें तक इन्फिनिटी तक भाग चलता रहे और वो शांत ना हो। जिस तरह से हमने 1 में 3 का भाग दिया तो ये 3 3 3 3 3 3 कहाँ तक करोगे, 3 3 3 3 आता जाएगा, तो ये अशांत हुआ। तो शांत दशमलव जैसे हमने यहाँ भाग दें 7 में 5 का भाग दें, तो 5 का भाग 7 में देंगे तो 5 से 5 बन जा 5 होगा 2, यहाँ 0.420, ये 0। तो इसमें शेषफल अक्सर हमेशा 0 आएगा। तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 7/5, 19/2 कर सकते हैं। तो ये इनका कहीं ना कहीं जा कर के ये इनका अंत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएंगे ये।
या इनको हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1.4, ये 7/5 यानी कि 1.4, यानी कि 4 तक शांत हो गई। अब अशांत में चलेंगे तो जैसे 1/3 या 0.333 ... या हम इनको लिख दें 0.3 बार। और जैसे हमने लिया 0.873873, इस तरह से रिपीट होने वाली, तो इनको हम लिख सकते हैं 873/999। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त होगी। या हम इनको बार के रूप में लिख सकते 0.873, फिर यहाँ से ये रिपीट होती हैं तो 873 और 873 ये बार बार रिपीट होती, तो यहाँ हम बार लगा देंगे, तो ये संख्या हमारी ये हो जाएगी। 1/3 को हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि कुछ संख्याएं हमें ऐसी मिलेंगी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग में होंगी, किंतु वे डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आएंगी। उनको हम अलग रखेंगे, जो हम आपको बता चुके हैं, यानी कि इरेशनल नंबर में रखेंगे उनको। तो जैसे √3 हमने बताया था, √7 बताया था, यानी कोई भी जो अभाज्य संख्याएं हैं उन सब का हम यदि अंडर करेंगे तो वे सब हमें अपरमेय संख्याएं मिलेंगी। तो ये परमेय की श्रेणी में इनको नहीं रखेंगे। फिर -0 पॉजिटिव यहाँ हम पुनः आते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना है इन नंबरों पर, यानी कि इसको हम बोलेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो नॉन नेगेटिव यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें 0 शामिल नहीं होता। अब यदि इनमें हम प्लस इसको भी कर दें, 0 को भी, तो ये हमारे बन जाएंगे, यानी इसको हम इससे भी मिला दें तो इसको कहेंगे हम पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर में 0 भी शामिल होगा और ये सारे नेचुरल नंबर्स भी इसमें होंगे। तो इसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और इसको हम नेचुरल को n से डिनोट करते हैं, n से, और इसको करते हैं हम w से। और यदि इन तीनों को प्लस कर दें, यानी कि माइनस से लेकर माइनस अनंत तक, -1 से अनंत, जो भी माइनस की संख्या है, इन तीनों को यदि हम इसमें इंक्लूड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में ये तीनों आएंगी, तो यानी कि इसको कहेंगे पूर्णांक। अब हमें जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें कहा जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है, ये सत्य है कि असत्य है।
तो हम कहेंगे असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक नहीं होता। जितने भी माइनस से लेकर के नेचुरल नंबर 0 से माइनस वाले सभी हटा देंगे, केवल वे ही नेचुरल होते हैं, प्रत्येक नहीं होता। लेकिन कहा जाए यदि कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्रत्येक नेचुरल नंबर पूर्णांक होती है, यानी इंटीजर होता है, तो ये सही होगा। यानी कि जितने भी ये पूर्णांक दिए, जितने भी ये नेचुरल नंबर दिए हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये सभी नेचुरल नंबर हैं और साथ में ये इंटीजर भी हैं। तो जो भी इनमें से नंबर होगा वो सभी इंटीजर भी कहलाएंगे। 0 होगा तो वो भी इंटीजर ही कहलाएगा। जो नॉन पॉजिटिव हैं यानी नेगेटिव हैं वो भी इंटीजर कहलाएंगे। अब कहा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या इंटीजर होती है क्योंकि ये इंटीजर के ही अंतर्गत है। लेकिन प्रत्येक इंटीजर यानी इंटीजर में सभी हैं, तो सभी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है, तो हम कहेंगे नहीं होता है। होल नंबर कौन होंगे? केवल इतने, यानी कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से हमें कंपटीशन में भी पूछा जाता है और 9th या 10th 12th की परीक्षाओं में भी पूछने को मिलता है। और 9th की प्रश्नावली जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें भी यही विकल्प दिए होंगे। तो यदि आप ये समझ लेंगे बेहतर ढंग से तो एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। अब हम इंटीजर को और थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। नेचुरल नंबर को हम अलग डिवाइड करेंगे, यानी कि ओड और इवन नंबर में। तो इसे आप नोट करें। अब हम लेंगे इंटीजर को, तो इंटीजर हमें मालूम है 0, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस अनंत, और यहाँ +1, +2, +3, +4 और +5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ हमने देखा था कि ये पॉजिटिव इंटीजर थे और ये 0 था, और इनको हमने बोला था नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनको हमने कहा था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में यदि कभी जीके में कोई प्रश्न आता है तो इनके बारे में एक जर्मन वैज्ञानिक थे क्रोमेकर। उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक संख्याएं ये हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, ये हमें ईश्वर ने दी है। 0 की खोज तो बाद में हुई, जो कि भारत ने यानी हमने की, लेकिन सबसे पहले नेचुरल रूप से जो संख्याएं निकली 1, 2, 3, 4, 5 यही निकले, 1, 2, 3, 4। तो इसीलिए हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल माने प्रकृति के द्वारा, जैसा कि क्रोमेकर ने बोला कि भगवान के द्वारा दी गई संख्या है। अब इनको फिर हमने बनाया, यानी इसके बाद में आया 0। तो जब 0 इसमें शामिल हो गया तो यानी कि ये अधूरी थी, तो ये हो गई पूरी यानी कि होल नंबर। तो ये मिलके बन गई थी फिर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्राइम नंबर और को प्राइम, और तीसरी कैटेगरी होगी कंपोजिट यानी कंपोजिट नंबर।
तो प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, और को प्राइम यानी कि सह अभाज्य, इनको हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट को बोलेंगे भाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य यानी कि अब ये मोस्ट चीज है यहाँ, अभाज्य माने ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हों। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है और इसमें हम एक शामिल करते हैं, तो एक में ये नियम नहीं लगता, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से हो, तो स्वयं मानी एक से डिवाइड हो रही है। अब यानी एक ही स्वयं है और संख्या भी एक है, तो इसमें दो विकल्प नहीं है, यानी कि ये संख्या हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो यहां होगी 2, यानी कि 2 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और स्वयं 2 से भी, तो इसमें ये नियम लागू होता है। तो 2, 3, 5, 7 और 11, अब बच्चे 9। तो यहां अंतर समझें, 9 एक विषम संख्या है, लेकिन प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होंगे, 9 से भी होंगे और 3 से भी होंगे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से और 1 से ही डिवाइड हो, यानी कि सिर्फ 2 संख्या से विभाजित हो। तो यहां ये 2 के अलावा 3 हो गया, तो ये 9 यहां शामिल नहीं करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इस तरह से हम लिखेंगे। अब है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम, यानी सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, यानी कि दोनों संख्याएं या तीनों सिर्फ 1 से विभाजित हो, उनका महत्तम 1 हो, जिनका HCF 1 हो। जैसे हमने 7 लिया, 6 लिया, तो इनका महत्तम दोनों का HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हमने 12/7 लिखा, तो ये दोनों का सहभाज्य संख्या दोनों है, क्योंकि ये 1 से ये भी डिवाइड होगी, 1 से होगी, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं इस तरह से। तो उम्मीद है हमें कि आप प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं जो कि कई एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे प्राइम नंबर यदि पूछा गया था प्रश्नों में कि प्राइम नंबर यानी 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो इसमें 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 15 प्राइम नंबर होती हैं 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में। और यदि इसमें पूछ लिया जाए कि 50 से 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है,
तो यहाँ आपको मिलेंगी 10 यानी 10। और यदि पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 15 + 10 यानी कि 25 होंगे। तो इसको हमें विशेष ध्यान रखना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो परिभाषा क्लियर हो गई कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी एक होता है और एक वह संख्या सम होती है, इसके अलावा नहीं होता। अब चलेंगे हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसा कि कहा है उसमें नॉन प्राइम, यानी नॉन प्राइम सारी अभाज्य संख्याओं को हटा देंगे तो कंपोजिट नंबर हमें मिलेगा। तो कंपोजिट नंबर का अर्थ होगा कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, और 3 से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो तो ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ जैसे हम कहें एक, तो एक का तो होगा ही नहीं, तो एक का सिर्फ एक ही होगा, तो ये कंपोजिट नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2 का भी एक होगा और 2 होगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा। 3 लेंगे, 3 भी नहीं आएगा, 3 प्राइम में है। तो नॉन प्राइम तो कहा ही है, तो जितनी भी संख्याएं हैं प्राइम नंबर वो हटाना है। अब 2 भी देखो, ये भी इसमें ही आता था प्राइम में। अब इसमें 4 लेंगे यहाँ, तो 4 में देखिए यहाँ पर इसके 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा और 4 से होगा, तो इसमें 3 इसके कम से कम गुणनखंड मिले हमें। और हम 6 लेंगे, 6 के भी में 3 मिलेंगे, 1 से भी डिवाइड होगा 6, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, तो इसके 4 गुणनखंड मिल गए, यानी 3 से अधिक मिले। अब यहाँ 8 लेंगे, इसके भी मिलेंगे हमें। 9 लेंगे तो 9 के गुणनखंड करिए, 3 से भी होगा, तो 9 के गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 3 होंगे और 9 होगा। तो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो इसके भी 3 गुणनखंड हुए। तो यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। तो 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, इसी तरह से अनंत तक होते चले जाएंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि इसके कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, सहभाज्य संख्या हुई और अभाज्य संख्या हुई। इवन नंबर और ओड नंबर। तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या, और ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो सम संख्या में हम 0 लेंगे, ±2 लेंगे, ±4 लेंगे, ±6 लेंगे, और इसी तरह से हम 2 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं होंगी सम संख्याएं। और विषम संख्याओं में हम 0 शामिल नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें होंगे, इसमें अब 1 शामिल हो जाएगा, ±1,
प्लस माइनस, अब इसमें 2 शामिल नहीं होगा। 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 और प्लस माइनस 9 और प्लस माइनस 11 और प्लस माइनस 13 प्लस माइनस 15। तो विषम संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड ना होती हो। 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और ये 2 4 6 8 10 इस तरह से 12 14 16, ये सभी संख्याएं 0 के सहित सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें आपकी एक चीज और रह गई, परफेक्ट नंबर। ये सारी चीजें आपकी हो चुकी, सिर्फ एक चीज आपकी बची हुई है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर माने ऐसी संख्या जिसके हम अभाज्य गुणनखंड करें और उनको जोड़ें, यानी जो संख्या है स्वयं उसको हटाकर, तो अभाज्य गुणनखंडों का योगफल वही संख्या प्राप्त हो। तो इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे माना संख्या 6 ली हमने, 6 ली, 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 1, 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से भी जाएगा। लेकिन परिभाषा के अनुसार स्वयं को शामिल नहीं करेंगे, यानी इन तीनों को शामिल करेंगे। यदि इनको हम जोड़ दें तो ये बराबर 6 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ 1 2 3 और 3 6, यानी ये हो गई हमारी परफेक्ट नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों को यदि हम जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो, लेकिन गुणनखंडों में सम संख्या शामिल नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। तो ये भी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली जो 1.1 और आगे की प्रश्नावली हैं उनमें ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये सारे जो इंटीजर हैं उनका हल जो विस्तार पूर्वक प्रश्नावली के माध्यम से हम कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और तो लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कुछ, और जो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।